नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने 9 पाठ कर लिए थे, ये 10वां पाठ है इतिहास का। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत है वो सोना और मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, इनके लिए प्रसिद्ध था। या काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि वे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और सी है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। और डी है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसमें ये सी नहीं है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोमन ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। अकेला समुद्री जहाज़ों का नहीं करते थे, वे सड़कों का भी प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। समुद्री रास्ते में खोज निकाले थे, कुछ व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोजे थे और उनसे भी बात नहीं बनती थी, तो हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्व तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। और वे दक्षिण पश्चिम मानसून का भी सहारा लिया करते थे। और व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। और व्यापार के प्रमाण हैं ये संगम कविताओं से मिलते हैं। संगम कविताओं में क्वेश्चन नंबर 2 है, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुवेंदार है, यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या है? ग्राम प्रधान, 3 मुखिया, गृहपति और सरदार, इनमें से बताना है। मुवंदार का अर्थ 3 मुखिया है। मुवंदार का अर्थ 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये वे थे जो 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, चोल, चेर और पांड्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुआर और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो दोनों ही ठीक है। इसके व्याख्या है, उपर्युक्त दोनों से ही कथन सही है। चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये 6 केंद्र थे और इन 6 में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक था चोल का पतन, और दूसरा था कावेरी पंतनम, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी। एक था चोलों का पतन पुआर था। चोलों का पतन पुआर था और दूसरी पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नातों, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे दक्षिणापथ के? तो सातवाहन है ये दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए। व्याख्या है, तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, मतलब 2100 वर्ष पूर्व, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया।
सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री, इसकी माँ का नाम था गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। और इसकी माँ ने जो अभिलेख लिखा था, इसी अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि अन्य जो सभी सातवाहन शासक है वे दक्षिणापथ के ही स्वामी हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, पूरे देश के लिए यही नाम प्रचलित है। दक्षिणापथ का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, यह दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत, यूनान, यूरोप और चीन। तो चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा था। चीन वालों ने इस तकनीक को हजारों साल छुपाए रखा था दुनिया से। और चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसकी ओर व्याख्या, कभी कभी चीन के शासक ईरानी और पश्चिमी एशिया के शासकों के उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी मिलती थी ने और पश्चिम की ओर फैलाई जाती थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों में गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासक थे जो धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक बड़ा फैशन रखते थे और धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ने लगी और फिर बाद में लोग यात्रा शुल्क भी मांगने लगे थे। क्वेश्चन 6 है, कथन है कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कुछ शासक ऐसे थे जो रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे और कारण इसका, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो इसका ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या देखिए, व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले वे क्या क्या करते थे? ये शासक है जो इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। कुषाणों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सेकंड है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। और तीसरा है, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पतनों तक जाते थे। और डी है, इन उपमहाद्वीपों में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। जो उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे उन शासकों में कुषाण थे। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका गलत है। सी ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देखिए, कथन ए, बी व डी सही है परंतु सी गलत है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाण का शासन था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था
तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। जो तक्षशिला है ये भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुंह आने के पंतों तक जाती थी। वो जो शाखा है इनकी सिल्क रूट की है मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुंह आने के पंतों तक जाती थी और फिर यहाँ से जहाज होता था रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाता था। और कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। जो व्यापारी सिल्क रूट पर यात्रा किया करते थे वे इनका प्रयोग आसानी से कर लिया करते थे। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। बी है कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। और सी है अशोक घोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। तो इसमें से सी गलत है। ए बी एवं सी ये सी गलत है। ए बी एवं डी सही है परंतु सी गलत है। कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। कुषाण ने किसका किया था? एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में नहीं आते थे। जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृति में लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र है और इसके रचनाकार है। इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र है, इसके रचनाकार पूछा है तो इसका अशोक घोष है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये कुषाणों के प्रसिद्ध शासक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो अशोक घोष है ये कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इनके देखते देखते अशोक घोष तथा अन्य विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक है तथा नागार्जुन जैसे कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ है। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा है बोधिसत्वों में आस्था को लेकर परिवर्तन आया है। तो ये दोनों ठीक है, दोनों सही है। महायान धारा में प्रतिष्ठित मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में कुछ तक्षशिला में बनाई गई। कुछ तो इसमें मथुरा में बनाई गई थी और कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व किन्हें कहते हैं? जो एकांत में ज्ञान प्राप्त करते थे उन्हें कहते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ये बाद में ये जंगल वनों की बजाय सांसारिक परिवेश में ही रहना इन्हें उचित समझा था। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। बोधिसत्व की पूजा धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगी और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक भी यह बात फैल गई। क्वेश्चन नंबर 11 है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे कैसे हुआ। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। दूसरा है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये दोनों ठीक है। इसके उपयुक्त दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और इसके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा था बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था, तो थेरवाद था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है बी। सही क्रम है बी इसका। भारत की यात्रा पर फासियन लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था। भारत की यात्रा पर जो फासियन है ये 1600 वर्ष पूर्व भारत में आया था। स्वेन त्सांग 1400 वर्ष पूर्व, इतिसंग इसके पर 50 वर्ष बाद भारत आया था। जो स्वेंग त्सांग है ये 1400 वर्ष पूर्व तथा इतिसिंह इसके 50 वर्ष बाद भारत में आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों तथा प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। ये जो शासक थे ये बुद्ध के जीवन से जो भी जुड़ी घटना थी उनके और जो भी जुड़ी जगह थी उनके मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। विष्णु के विराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु के विराह रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये एमपी से हुई है, मध्य प्रदेश से। विष्णु के विराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से हुई है। तो ये कहाँ से हुई है? एरण से हुई है ये, जो मध्य प्रदेश में। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी का एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है और इसे ही वराह रूप कहा है। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो देखना है। तो पहला है भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी। और दूसरा है भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई। तीसरा है भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। और चौथा है भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इसका सी गलत है, सी सही नहीं है। भक्ति आडंबर के साथ पूजा पर जोर देते थे। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से चला हुआ है। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। किसी भी देवी देवता के प्रति अगर कोई भी श्रद्धा रखता था तो उसे ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अतः कथन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ी इसकी और व्याख्या रहेगी भाई। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भगत उसे देखना चाहता है। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे थे। और भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भगत अपार ने तमिल में
शिव स्तुति की रचना की थी। 1400 आज से लगभग 1400 साल पहले एक शिव भगत अपार था, उसने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी और ये शिव भगत अपार एक बड़ा भूस्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कथन है केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के जो ईसाई थे उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है और कारण है केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। तो इसका ए ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। पूर्व पश्चिमी एशिया में आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम किसका हिस्सा था? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया और ईसा मसीहा के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीहा के जो उपदेश थे वे धीरे धीरे पश्चिम एशिया में और अफ्रीका में, यूरोप में, इन सब जगह फैल गए और ईसा मसीहा की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। सबसे पहले कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे ईसाई धर्म प्रचारक। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। इन्हें ये पश्चिम एशिया से आए थे, ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं ये पश्चिम एशिया से आए थे, इसलिए इन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो विश्व के सबसे पुराने ईसाई कौन है? सीरियाई एशियाई जो ईसाई धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है दक्षिणापथ के स्वामी। तो दक्षिणापथ के स्वामी हैं वे सातवाहन शासक थे और मुवेंदार है ये चोल, चेर एवं पांड्य थे। और अशव घोष कौन थे? अशव घोष बुद्धचरित थे। और बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म। और इसका ई का है स्वयं तो सांग, तो इसका चीनी यात्री थे। तो आज के लिए इतना ही, ये लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।